हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम स्टेटमेंट के बारे में। ये हमारा थर्ड वीडियो है सेक्शन ए के अंदर। अभी तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक्स देखे, उसके बाद बैलेंस शीट देखा, अब बारी है इनकम स्टेटमेंट की। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट जो कि आता है अंडर ASC 225। अच्छा, व्हाट इज ASC? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोडिफिकेशन। तो एक अकाउंटिंग की रूल बुक है, उसमें जिस रूल के तहत इनकम स्टेटमेंट को बनाया जाता है वो कौन सा रूल है? दैट इज 225 नंबर का, ASC 225 के अंडर। ना सबसे पहली बात हम समझते हैं कि इनकम स्टेटमेंट पिक्चर में क्यों आया। तो एक बार क्या हुआ ना, एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से पूछा कि कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया बट नेक्स्ट ईयर अगले साल प्रॉफिट कम क्यों हो गया, ये कैसे हम लोग समझेंगे, ये कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कहाँ पे आंसर छुपा होता है? आंसर छुपा होता है हमारे इनकम स्टेटमेंट में। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में क्या है? इनकम स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आता है कि कौन सी इनकम हमारी रेकरिंग है, मतलब कौन सी आय हमारी है जो हमें लगातार मिलती रहेगी, और कौन सी ऐसी हमारी इनकम है, कौन सी हमारी ऐसी आय है जो वन टाइम है, मतलब कि जो कभी कभार होती है, हमेशा नहीं होती है। इसीलिए हम लोग इनकम स्टेटमेंट को समझते हैं। नाउ ये कॉन्सेप्ट क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द इनकम स्टेटमेंट एग्जिस्ट टू रिपोर्ट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड हेल्प्स यूजर्स प्रेडिक्ट फ्यूचर कैश फ्लोज। अच्छा, हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, दैट इज एट अ पॉइंट इन टाइम, वेयर एज इनकम स्टेटमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर फिजिकल ईयर या एक साल का होता है, और इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज। मतलब कि हम ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आगे अगले आने वाले साल में हमें कितना पैसा, कितना एक्चुअल कैश मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ आवर इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज पता चल सकता है, अमाउंट ऑफ कैश एक्सपेक्टेड टू कम इन और गो आउट, देन टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज व्हेन दोज कैश फ्लोज आर लाइकली टू अकर। मतलब अब जैसे सपोज करो मुझे पता है कि हर साल मैं अपना प्रीमियम भरती हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम मैं भरती हूँ, हर साल वो प्रीमियम मैं भरती हूँ सितंबर के महीने में, और उसी डेट पे मैं रिकॉर्ड करती हूँ अपने इनकम स्टेटमेंट में। तो मेरे को पता रहेगा कि अच्छा हर साल सितंबर के महीने में मेरे पास इनफ कैश होना चाहिए कि मैं अपना प्रीमियम आराम से पे कर पाऊँ। फिर अनसर्टेनिटी, द रिस्क एंड वेरिएबिलिटी अराउंड दोज कैश फ्लोज। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अचानक से आ जाती हैं, तो वो चीज़ें अचानक से जब आ जाती हैं उनको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। और उससे क्या कैश फ्लोज इम्पैक्टेड होते हैं, इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, वो हमें कैसे पता चलता है? इनकम स्टेटमेंट के हेल्प से कि हाँ भाई पिछले साल ये एक अनसर्टेनिटी आई थी। मान लो सपोज करो मेरा मशीनरी का जो लाइफ था, एक कोई मेरी मशीन थी जिसकी लाइफ अभी 10 साल थी, बट हमें पता चला कि अब वो ऑब्सोलीट हो गई है, अब वो मार्केट में उसकी उतनी वैल्यू नहीं है और अब वो उतने काम की नहीं है। तो मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी का जो यूजफुल लाइफ था वो 10 साल से घट के मान लो सिर्फ 3 साल या 2 साल रह गया। तो उस केस में हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट भी इंक्रीज हो गया। तो ये एक तरह के रिस्क एंड वेरिएबिलिटी, मतलब कि एक तरह से हमारे लिए लॉस था, खतरा था हमारे बिजनेस के लिए, और ऑल्सो इसके वजह से हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ गया इनकम स्टेटमेंट में, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। Now, the statement is based on accrual accounting and historical transactions. अच्छा, accrual accounting क्या होता है? पहली बात तो हम लोग कहीं भी अपना US गैप पढ़ रहे हैं, चाहे CPA हो चाहे CMA हो, हम लोग हमेशा accrual accounting फॉलो करते हैं। मतलब हम लोग अपने रेवेन्यू और हमारे एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्चुअली अकर होता है, ना कि जब हमें उससे रिलेटेड कैश मिलता है या दिया जाता है। सपोज करो 31 दिसंबर को मैंने 10 लाख की सेल करी, 31 दिसंबर को मैंने 10 लाख की सेल करी, बट कस्टमर ने बोला कि मैं आपको पैसा 3 महीने बाद दूंगा। मेरे को कस्टमर ने बोला पैसा 3 महीने बाद दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 31 दिसंबर को 10 लाख की सेल हुई। तो ये जो 10 लाख है, इस 10 लाख को हम अभी के अभी रिकॉर्ड कर लेंगे एज आर रेवेन्यू, नॉट ऑन मार्च, नॉट इन मार्च। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू अभी हमें मिला है, कैश भले ही हमें 31 मार्च को मिला है, ठीक है। और ये क्या होता है? दिस इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस। मतलब अब जैसे ये पिछले साल जो हुआ, पिछले साल हुआ यानी कि फर्स्ट से 31 दिसंबर तक जो हुई चीज़ें वो हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट में। तो इसीलिए एक तरह का हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन हुआ। ओके,
नेक्स्ट आता है की कंपैरिजन्स। की कंपैरिजन किसके बीच में? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच में। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को समझना है तो एक एनालॉजी दी हुई है, बहुत सिंपल, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। इनकम स्टेटमेंट इज़ अ मूवी, बैलेंस शीट इज़ अ फोटोग्राफ। वाई? इनकम स्टेटमेंट क्या है? ओवर टाइम, ये एक साल का होता है, 1 ईयर का यूजुअली होता है। और बैलेंस शीट क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर डे का होता है कि उस दिन हमारी पोजीशन क्या थी। फिर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमें फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट पे ईपीएस दिखाना ज़रूरी है, मतलब कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो भी हमारा इनकम स्टेटमेंट बना है, इधर हमारे इनकम होगी, सॉरी इधर हमारे एक्सपेंसेस होंगे और इधर हमारे सारा रेवेन्यू वगैरह होगा, जो भी होगा। और यहाँ पे जो है ना, हमें एक जगह नीचे जाके ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं कंपनी के। तो जो हमारे ओनर्स होते हैं उनको क्या है? उनको इनकम का एक हिस्सा मिलता है। अब मान लो मेरी इनकम है 1000 और मेरे 10 शेयर होल्डर्स हैं मेरे कंपनी में, तो हर एक शेयर होल्डर को 100 रुपये मिलेगा, राइट? 1000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 100 रुपये क्या हुआ? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मतलब एक शेयर होल्डर को इनकम में से कितना मिल रहा है? 100 रुपये मिल रहा है। तो ये जो 100 रुपये का अमाउंट है ना, ये हमें कहाँ शो करना पड़ेगा? ऑन द फेस ऑफ माई इनकम स्टेटमेंट। नाउ द इनकम स्टेटमेंट शोज रेवेन्यूज अर्न्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड गेन्स एंड लॉसेज। तो फॉर्मूला इसका क्या है? नेट इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू प्लस गेन्स माइनस इनकम्स माइनस लॉसेस। आपको बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगा अगर मैं ऐसे टी फॉर्म में इनकम स्टेटमेंट बनाऊँ। टी फॉर्म में भी बना सकते हैं और ऐसे वन आफ्टर दी अनदर भी बना सकते हैं। तो मान लो मैं इधर अपने सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस लिख रही हूँ, इधर मैं सारे अपने रेवेन्यू और गेन्स लिख रही हूँ। तो इसके टोटल में से इसका टोटल माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस बचेगा ना, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा इनकम, या तो बोलूँ नेट इनकम। ठीक है। अब नेचर ऑफ इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स, नेचर ऑफ इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स क्या है कि पहली बात तो ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। बैलेंस शीट में ये परमानेंट अकाउंट, बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स होते थे वो परमानेंट होते थे, बट इनकम स्टेटमेंट में क्या है? ये टेम्परेरी अकाउंट्स होता है। टेम्परेरी अकाउंट्स मतलब क्या? हर साल के एंड में ये अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है, ये अकाउंट्स को बैलेंस करके हम क्लोज कर देते हैं, तो इसीलिए ये टेम्परेरी अकाउंट्स हो गए। और ये कहाँ क्लोज होते हैं? क्लोज टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, इनका जो बैलेंस आया ये नेट इनकम हुआ। नेट इनकम में से क्या होता है? कुछ ऐसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिविडेंड मतलब कि जो शेयर होल्डर्स को हम पैसा देते हैं उनका इनकम में जो हिस्सा होता है, और जो बचा हुआ कहाँ जाता है? वो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है। और दिस इज़ रीसेट टू ज़ीरो ईच ईयर, मतलब कि ये जो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सारा क्या होता है? ये हर साल ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दो तरह का इनकम स्टेटमेंट होता है, एक होता है मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट, एक होता है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। तो मल्टी स्टेप में क्या होता है? शोज मल्टीपल लेवल ऑफ प्रॉफिट्स, सेपरेट्स ऑपरेटिंग वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एंड कंटिन्यूइंग वर्सेस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? नो सब क्लासिफिकेशन, एवरीथिंग इज ग्रुप सिमिलरली, डायरेक्टली गिव्स द नेट इनकम। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट क्या होता है वो अभी हम समझेंगे और आगे जाके कि उसमें क्या होता है ना कि ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, कंटिन्यूड ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये सेपरेटली मेंशन्ड होता है। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम डायरेक्टली सारी चीज़ें, पहले हम लोग सारे अपना प्लस लिखते जाएंगे, मतलब जहाँ जहाँ से पैसा आया वो सारी चीज़ें एक साथ लिखने जाएंगे, फिर जहाँ जहाँ पैसा गया वो सारा चीज़ डिडक्ट कर देंगे और एंड में हमें नेट इनकम मिल जाता है। तो ये होता है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में। अब हम लोग एक एक को डिटेल में समझते हैं। अच्छा, मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? शोज मल्टीपल लेवल ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें कि ऑपरेटिंग वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग, कंटिन्यूड वर्सेस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये बहुत क्लियरली हमें समझ में आ जाता है। अच्छा, क्या होता है ऑपरेटिंग वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग आइटम? कुछ इनकम होती है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे डे टू डे खर्चे, डे टू डे ऑपरेशन से, मतलब जो रोज़मर्रा के जो भी गतिविधियां हो रही है हमारे बिजनेस में उससे रिलेटेड है, तो वो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग आइटम में। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे रोज़मर्रा की जीवन से रिलेटेड नहीं है। रोज़मर्रा का जीवन यानी कि जो रोज़मर्रा का जो भी हमारे बिजनेस में एक्टिविटीज़ हो रही है उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग में। और क्या होता है? कंटिन्यूड ऑपरेशन वर्सेस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है नोकिया की, जहाँ पे मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर करती हूँ।
अब मैं 9 बटन वाला जो कीपैड फ़ोन होता है ना, उसको मैन्युफैक्चर नहीं करूँगी, तो वो जो बिज़नेस यूनिट है उसको मैं डिसकंटिन्यू करने का सोच रही हूँ, उसको मैं बंद करने का सोच रही हूँ, तो उसको मैं कहाँ क्लासीफाई करूँगी? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में। वहीं मैं अपने जो स्मार्टफोन्स हैं, जो टच स्क्रीन वाला फ़ोन्स है, उसको मैं वैसे का वैसे मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो वो कहाँ पे आएगा? वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में आएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वर्सेस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में। अच्छा, मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? डिटेल्ड एंड एनालिटिकल। मतलब क्यों डिटेल्ड होता है? सबसे पहली बात, आपको क्लियरली दिखता है कि कौन सा हमारा ऑपरेटिंग का पोर्शन है, कौन सा हमारा नॉन ऑपरेटिंग का है, क्या चीज़ कंटिन्यूइंग है, क्या चीज़ डिसकंटिन्यूइंग है। फिर हेल्प्स इन फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस है उसमें हमें समझ में आता है कि अच्छा, कि कहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से पैसा कम हो रहा है। देन यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब कि हम अपना निर्णय बनाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है? नो सब क्लासिफिकेशन, सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लिख के फाइनल हम लोग नेट इनकम क्रिएट कर देते हैं, अपनी मिल जाती है। फिर एवरीथिंग इज ग्रुप सिंपली, सबको एक साथ ऐसे प्रेजेंट कर दिया। सो स्ट्रक्चर योर सेकेंड फॉर्मेट सिंप्लीफाइड, मतलब सारे रेवेन्यूज टुगेदर होते हैं, सारे एक्सपेंसेस टुगेदर होते हैं। मैंने जैसे बताया कि सारे प्लस एक साथ, सारे माइनस एक साथ, फिर लास्ट में हमें नेट इनकम मिल जाता है। ये सिंपल एंड ईजी होता है, लेस डिटेल्ड होता है, नॉट यूजफुल फॉर डीप एनालिसिस। डीप एनालिसिस में ये हमें हेल्प नहीं करता है। अच्छा, की डिफरेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट क्या होता है और सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में डिटेल क्या होता है? पहली बात तो डिटेल के बेसिस पे बाइफिकेशन है। मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट में कि सबसे पहली बात ये डिटेल्ड होता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, कंटिन्यूड ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये क्लियरली बाइफिकेटेड होता है। बट सिंगल स्टेप में ऐसा कुछ नहीं होता है। मल्टी स्टेप में मल्टीपल प्रॉफिट लेवल आते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रॉस इनकम, फिर ऑपरेटिंग इनकम, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये सेपरेटली दिखता है, जबकि सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्टली हमें नेट इनकम दिखता है। क्या मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट पे प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता है? येस, बट सिंगल स्टेप में वो नहीं होता है। अच्छा, एनालिसिस किसके हेल्प से ज़्यादा अच्छे से हो सकती है? हाई एनालिसिस हम किससे कर सकते हैं? मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि हर एक लाइन आइटम प्रॉपरली क्लासीफाइड है, प्रॉपरली जहाँ पे होना चाहिए उसमें रहता है, और उसके हेल्प से हम अपना जजमेंट बना सकते हैं, हम ये फाइनल कॉल ले सकते हैं कि ये सही है या नहीं। फिर सिंगल स्टेप क्या होता है कि हम सही से एनालिसिस नहीं कर सकते। मूविंग ऑन टू द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, मल्टी स्टेप जो इनकम स्टेटमेंट है उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि पहले देखो तुम्हारा रेवेन्यू और COGS दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको COGS भी कहते हैं, जिससे कि ग्रॉस प्रॉफिट आया। फिर सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, जो SG&A जिसको बोलते हैं, SG&A, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे हैं जो हमारे डेली डे टू डे ऑपरेशन में हम यूज़ करते हैं, या उसके यूजेज की वजह से ये सारे जो है एक्सपेंसेस अराइव होते हैं। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। फिर आता है हमारा अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस, जिसमें इंटरेस्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग गेन्स एंड लॉसेस, ये सब आ गया। तो क्या हमारा ये इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बिफोर टैक्सेस, इसमें से प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्सेस को लेस कर देंगे तो आएगा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अब आता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में क्या होता है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन यानी कि जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया था, नोकिया का कीपैड वाला मैं नो लॉन्गर बना रही हूँ, तो ये आ जाएगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में। तो इसमें क्या होगा? गेन्स फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर कंपोनेंट एक्स, उसमें से इनकम टैक्स बेनिफिट जो भी हो वो लेस कर देंगे और हमें बचेगा इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। फिर फाइनली इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन में इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ऐड कर देंगे तो हमारा नेट इनकम आ जाएगा। वहीं आता है हमारा सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट वाला जो आता है, इसमें क्या होता है? इसमें कंडेंस्ड फॉर्मेट है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस बिफोर टैक्सेस, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इसमें से इसमें रिड्यूस कर देंगे या ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनली आ जाएगा नेट इनकम। तो सिंगल स्टेप उतना अच्छा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। अब आता है हमारा ऑपरेटिंग इनकम वर्सेस इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? कोर बिजनेस रेवेन्यू और कोर एक्सपेंसेस
कोर मतलब कि जो मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ है उससे जो भी हमारा रेवेन्यू या एक्सपेंसेस आया वो होता है उसमें। फिर डज़ नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस और टैक्सेस। ऑपरेटिंग इनकम में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डे टू डे ऑपरेशन से नहीं रिलेटेड है। फिर आता है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जिसमें क्या क्या होता है, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑपरेटिंग इनकम आ गया, इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंसेस आ गया, गेन्स, लॉसेज और टैक्सेस आ गया। दिस रिप्रेजेंट्स इनकम एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर यूज बाय द इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ नेट इनकम। अच्छा, क्यों इन्वेस्टर्स इसको कंसिडर करते हैं इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस? क्योंकि ये हमारा बिजनेस का वो यूनिट है, वो हिस्सा है जो आगे चलता रहेगा और आगे हमें पैसा देता रहेगा। तो इसीलिए अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, मैं नोकिया में पैसा डालना चाहती हूँ, तो मैं जो नोकिया का 9 बटन कीपैड वाला डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उस पर नहीं फोकस करूँगी। मैं ये देखूँगी कि जो उसका रेवेन्यू आ रहा है या जो उसका इनकम आ रहा है किससे आ रहा है, जो कि टच स्क्रीन फ़ोन हो गया, जो स्मार्टफोन से जो रेवेन्यूज़ आ रहे हैं ना, मैं उस पोर्शन को कंसीडर करूँगी अपना डिसीजन बनाने में कि मेरे को नोकिया में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अच्छा, अब आ गया एलिमेंट्स ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। क्या एलिमेंट्स है? रेवेन्यूज़ हो गए, गेन्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, लॉसेज हो गया। रेवेन्यू क्या हुआ? इनकम फ्रॉम मेन ऑपरेशंस। मेरे पास मेरे कंपनी है जो आईफोन बनाती है और बेचती है। ये मैंने आईफोन बेचा 55,000 में, तो इससे जो मेरे को 55,000 का ये मेरा आईफोन है, इसको मैंने सेल किया। आईफोन सोल्ड एट 55K, सो दिस इज़ माई रेवेन्यू। अच्छा, अब क्या होता है, इस आईफोन को बनाने में मेरा 20,000 रुपये लग गया, तो मेरा जो एक्सपेंस है वो क्या है? 20K। अच्छा, अब उसके बाद मान लो ये 55 में से 20 गया, तो ये 35K क्या है? मेरा प्रॉफिट या तो गेन। ठीक है। लॉस क्या हुआ? लॉस तब होता जब हमारा एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा होता, उस केस में हमारा लॉस होता। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करते हैं? व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड एज पर दी ASC 606। मतलब कि हमने कस्टमर को ये दे दिया पूरा का पूरा आईफोन और कस्टमर ने भी एक्नॉलेज कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कस्टमर हमें उसका पैसा कब दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। अच्छा, गेन क्या होता है? इंक्रीज इन इक्विटी फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज़। अच्छा, ये हमारा हो गया गेन। अच्छा, गेन और लॉसेज अभी मैं समझाती हूँ, पहले तो अभी आप एक्सपेंस समझो। एक्सपेंस क्या है? आउटफ्लोज फ्रॉम मेन ऑपरेशंस। ये हमारा जो लागत लगी, हमारा एक्सपेंस हुआ 20,000 का, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। अच्छा, गेन्स और लॉसेज यहाँ पे जो टर्म है, ये जो गेन मैंने बोला था ये गलत है, इसको हम प्रॉफिट टर्म करेंगे, नॉट गेन। तो गेन और लॉसेज क्या है कि मान लो जो भी पैसा हमें पैसे का फ़ायदा हुआ या हमें जो भी नुकसान हुआ हमारे बिजनेस में फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने एक पुराना फर्नीचर बेचा, उससे वो फर्नीचर की कीमत थी 20,000 रुपये, बट मैंने उसको 35,000 में बेचा, तो ये जो 15,000 है ये हमारा गेन हुआ। क्यों गेन हुआ? ये हमारा नॉन कोर एक्टिविटीज़ है, मतलब मेरा एक्चुअली में काम तो फर्नीचर बेचने खरीदने का है नहीं, मेरा एक्चुअली में काम तो है आईफोन खरीदने बेचने का, बट मेरा फर्नीचर बेचने खरीदने से जो भी फ़ायदा हुआ वो गेन में जाएगा। सपोज़ करो मेरी कोई मशीनरी है जिसकी वैल्यू है 55K, मैंने उसको 25K में बेचा, तो जो ये 30K है ये क्या हुआ? लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी जो मशीनरी थी, मशीनरी क्या है? मशीनरी को मैंने कम दाम पे बेचा, जितनी उसकी वैल्यू थी उससे कम में बेचा, तो इसीलिए वो हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ। Then unusual gains and losses, not frequent or unusual in nature. Examples: fire loss, restructuring cost. अच्छा, unusual मतलब कि जो मतलब हमेशा नहीं होता, जो कभी कभार अचानक से हो जाता है, और ये ऐसा नहीं है कि हर बार होता जाएगा, ये कहीं भी कभी भी हो सकता है। जैसे कि फायर लॉस, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। मान लो मेरा बिजनेस पहले जो है LLP था, LLP से मैं उसको एक बना रही हूँ एक पब्लिक कंपनी जिससे कि मैं शेयर्स मार्केट में इशू कर सकूँ, तो इसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। अब मतलब कंपनी LLP से पब्लिक कंपनी बन रही है, तो ये क्या होगा? रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट होगा। तो और फायर लॉस होगी, अचानक से मान लो किसी के गोडाउन में आग लग गई, तो क्या होगा? आग लग गई, उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो ये एक तरह का अनयूजुअल लॉस हुआ।
इसका क्या है ट्रीटमेंट, इंक्लूडेड इन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यूजुअली शोन एज नॉन ऑपरेटिंग। क्यों? क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रेगुलरली नहीं होता, तो इसीलिए कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में जाएगा, बट कहाँ जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग में। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थर्ड पॉइंट। अच्छा, इफ़ मटीरियल शो सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, मटीरियल मतलब कि कोई एक बहुत बड़े अमाउंट का फ़ायदा या नुकसान हुआ है हमारे बिजनेस को। मटेरियल मतलब कि ये समझो कि इतना बड़ा अमाउंट कि जिससे हमें इम्पैक्टेड हो, जिससे हमें फ़र्क पड़े। मान लो मैं बाहर जा रही हूँ घूमने, मेरा 10 रुपये का नोट गिर गया। क्या 10 रुपये मेरे लिए उतना मैटर करता है? नहीं। बट वहीं मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा 5,000 रुपये कहीं गिर गया, तो 5,000 रुपये से मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है, तो वो 5,000 रुपये मेरे लिए मटीरियल हो गया। तो मटीरियल यानी कि एक ऐसा अमाउंट जिससे कंपनी को फ़र्क पड़े, तो वो क्या होता है, उसको हमें सेपरेटली दिखाना पड़ता है हमारे स्टेटमेंट के फेस पे। क्लियरली हम अपने इनकम स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे कि देखो दिस अमाउंट का हमें फ़ायदा या नुकसान हुआ जिससे हमें फ़र्क पड़ रहा है। नाउ, discontinued operations, tax allocation and statement analysis. अच्छा, discontinued operations बहुत इंपॉर्टेंट है। A component removed that represents a strategic shift. बेस्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया था नोकिया का कीपैड वाला, राइट? जैसे कि क्लोजिंग अ बिजनेस सेगमेंट, एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लोजिंग अ बिजनेस सेगमेंट or selling a division. Any one of the conditions should be met. That is, it is held for sale, it is being sold off, or it is being abandoned or spun off. Held for sale मतलब कि मैं कह रही हूँ किसी से कि आओ 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 मेरा नोकिया वाला जो 9 बटन का कीपैड वाला जो फ़ोन है उसका जो सेगमेंट है उसको ख़रीद लो, या फिर तो मैं उसको ऑलरेडी किसी को बेच चुकी हूँ, या फिर तो मैं उसको पूरी तरह से बंद कर चुकी हूँ, उसको बिल्कुल भी ऑपरेशन में नहीं है वो। अच्छा, जो ये हेल्ड फॉर सेल है ना, इसका ना एक क्राइटेरिया है। कैसे हम डिटरमाइन करेंगे हेल्ड फॉर सेल? पहली बात तो प्लान अप्रूव, मतलब कि मैंने ये प्लान बनाया है अपने मैनेजर्स के साथ मिलके कि मेरे को इसको सेल ऑफ करना है, और ये अवेलेबल फॉर सेल है। मतलब अगर अभी मेरे पास कोई बायर आ जाता है कि भाई मेरे को तुम्हारा ये नोकिया का कीपैड वाला सेक्शन खरीदा, तो मैं उसको कर सकती हूँ, बेच सकती हूँ। देन बायर सर्च हैज स्टार्टेड, मैं जगह जगह पे सब जगह टेंडर डाल के रखा, मैंने हर जगह लोगों को बता दी कि मैं अपना नोकिया का कीपैड वाला सेक्शन सेल कर रही हूँ और मैं उसके लिए बायर सेल कर रही हूँ। देन सेल इज़ प्रोबेबल विद इन 1 ईयर, मतलब मैं ये अनुमान लगा के बैठी हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं इसको बेच सकूँगी, और मैं इसको एक रीजनेबल प्राइस पे बेच रही हूँ। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको इतने हाई प्राइस पर रख दूँ कि भाई मेरा हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया की बाकी सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, बट प्राइस की वजह से लोग उसको नहीं खरीद पा रहे, तो प्राइस भी हमें रीजनेबल रखना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान भी खरीद सके। और प्लान इज़ अनलाइकली टू चेंज, मतलब कि मैं इसको बेचने ही वाली हूँ, इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि मैं इसको वापस फिर से कंटिन्यूड ऑपरेशंस में लेके आने वाली हूँ। अच्छा, इसका प्रेजेंटेशन कहाँ होता है? reported below continuing operations and combined, how it is combined, operating result plus gain plus loss on sold on loss on disposal। तो क्या होता है कि हम लोग continuing operations जहाँ पे दिखाते हैं उसके नीचे हम लोग discontinued operation दिखाते हैं, and tax effect is shown separately and final figure is shown net of tax। मतलब मान लो मेरा हुआ income from discontinued operations, राइट? तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम टैक्सेस वो करेंगे, फिर हम दिखाएंगे नेट इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट रूल, प्रायर पीरियड्स मस्ट बी रीस्टेटेड फॉर कंपेरेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरे पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, सॉरी इनकम स्टेटमेंट है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मेरा जो नोकिया वाला है ना, वो तब भी एक हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन था, जिससे कि जब हम अपना प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट कंपेयर करें तो वो ईजी हो जाए। इंट्रा पीरियड टैक्स एलोकेशन, मतलब कि सेम ईयर में जो हमारे टोटल टैक्सेस हुए उसको हम कैसे कैसे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, टैक्स कहाँ पे हमारा लगता है? कंटिन्यूड ऑपरेशन में, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में और OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो पहली बात तो असाइन टैक्स टू कंटिन्यूड ऑपरेशन, सबसे पहले कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो है इसको टैक्स देंगे, फिर बचा हुआ ना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और OCI में डालेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल एक समझते हैं। हमारा हुआ 50,
ठीक है। टैक्स मेरा 50 हुआ और ये मेरा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से इनकम है, ये मेरी सारी तरह तरह की इनकम है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से इतना है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से इतना है। तो सबसे पहले ये 50 जाएगा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। सो मान लो कंटिन्यूड ऑपरेशंस में मेरा जाना चाहिए था 80 माइनस 40, तो ये 40 मेरा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन हुआ। तो ये टैक्स का 40 चला गया इसमें। अब जो बचा हुआ टैक्स है, ये बचा हुआ टैक्स है, ये कहाँ जाएगा, ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और OCI में जाएगा प्रपोर्शनेटली। हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 15 है, OCI 5 है, तो यानी 3:1 के रेशियो में ये बचा हुआ टैक्स जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे कितना हुआ, 10 × 3/4 और 10 × 1/4 ऐसे जाएगा। तो 10 × 1/4 यानी कि कितना हुआ, 2.5 यहाँ चला गया, 7.5 मेरा यहाँ चला गया, वैसे होगा। ये कैलकुलेशन मैं इसलिए करके दिखा रही कि सपोज़ करो कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया, आ गया क्वेश्चन, तो समझ लेना कि सबसे पहले मेरा जो टैक्स है वो किसको जाता है, कंटिन्यूड ऑपरेशन। बचा हुआ कहाँ पे जाता है, डिसकंटिन्यूड और OCI में प्रपोर्शनेटली, मतलब उनका जितना जितना प्रॉफिट आया, इनकम आया, उसके बेसिस पे एलोकेट हो जाता है। अब लास्टली हमारा आता है बेनिफिट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड लिमिटेशंस, मतलब कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, हेल्प्स टू इवैल्यूएट द पास्ट परफॉर्मेंस। इनकम स्टेटमेंट हम पिछले साल के कंपेयर कर सकते हैं इस साल से, और ये जान सकते हैं कि इस साल हमारी कंपनी और ज़्यादा इनकम बनाई या नहीं। देन हेल्प्स टू कंपेयर विद द कॉम्पिटिटर्स। अब नोकिया है, नोकिया अपना इनकम स्टेटमेंट सैमसंग के साथ कंपेयर कर सकता है ये जानने के लिए कि सैमसंग का इनकम कैसा है, सैमसंग का कंटिन्यूड ऑपरेशन से ज़्यादा है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से कितना है, फिर उसका इनकम कैसे कैसे ऑपरेटिंग से कितना है, नॉन ऑपरेटिंग से कितना है। फिर हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस रहता है, तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ आगे जाके कम से कम इतना इनकम तो हमें आएगा ही आएगा। देन हेल्प्स टू असेस द रिस्क। अब मान लो मेरा एक बहुत बड़ा चंक, हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू आता था नोकिया के कीपैड वाले फ़ोन से, बट क्या हुआ कि हमने कीपैड वाले को तो डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इससे हमारे कंपनी को आगे जाके खतरा ये है कि हमारा नेट इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि हमने अपना एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग वाला जो सेगमेंट था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये एक खतरा हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माई इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, क्योंकि हमारा जो डेप्रिसिएशन है, फिर हमारा जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है या अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉसेज है, ये हमारे एस्टिमेट अनुमान पे बेस्ड होता है, और ये सारी चीज़ें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अपने इनकम स्टेटमेंट पे। फिर अकाउंटिंग मेथड्स डिफर। अब मान लो मैं नोकिया और सैमसंग को कंपेयर कर रही हूँ। अब नोकिया जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करता है, और सैमसंग जो है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करता है। अच्छा, दोनों मेथड्स में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा ना वो डिफरेंट रहेगा, तो इसके वजह से कभी कभी जो है कैलकुलेशन जो है हमारी सही नहीं रहेगी, हम अगर अपने को दूसरे कंपनी से कंपेयर करें, तो इस केस में हमारा क्या होता है कि थोड़ा सा कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाता है। देन इट रिक्वायर्स जजमेंट, दैट मीन्स यूजफुल लाइफ एस्टिमेट्स। जैसे कि जजमेंट क्या होता है, सपोज़ करो मेरा जो यूज़फुल लाइफ, मैंने मान के चला कि मेरे कंपनी में एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का जो यूज़फुल लाइफ है 15 साल है, बट एक्चुअली उस ट्रैक्टर का यूज़फुल लाइफ 10 साल है एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड। तो ऐसे जो हमारा एस्टिमेट है वो जजमेंट पे बेस्ड होता है, अनुमान पे बेस्ड होता है, वाइज गेस पे बेस्ड होता है, तो ये एक चीज़ है। देन सम आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड, जैसे कि ब्रांड वैल्यू, कस्टमर लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें जो है नहीं हम लोग रिकॉर्ड कर सकते। मान लो नोकिया का कितना ज़्यादा ब्रांड वैल्यू, मार्केट में ब्रांड कितना अच्छा, क्या हम इस ब्रांड को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट पे? नहीं। देन कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको है कि भाई हमें नोकिया का ही फ़ोन चाहिए, तो हमें पता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दे विल कम बैक टू अस, तो क्या ये सारी चीज़ें हम इनकम स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। देन इट रिकॉर्ड्स ओनली सर्टेन ट्रांजैक्शंस, जैसे कि मैंने बोला ब्रांड वैल्यू, कस्टमर लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम अपने इनकम स्टेटमेंट पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते। देन सम इवेंट्स नॉट इमीडिएटली रिकोगनाइज्ड, कौन से इवेंट, मान लो मेरे कंपनी के खिलाफ कोई एक लॉ सूट है, किसी कस्टमर ने मेरे खिलाफ एक केस डाल दिया, तो अब उसके ये केस डालने से आगे जाके मुझे शायद एक नुकसान हो सकता है, मुझे उसको पैसा देना पड़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम उस पर इमीडिएटली नहीं रिकॉर्ड करते। देन नेट इनकम इज़ एन एस्टिमेट, मतलब कि नेट इनकम एस्टिमेट पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमारे जजमेंट और एस्टिमेट पे बेस्ड है, तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि जो हमारा नेट इनकम है ये भी एस्टिमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड फिगर है।
सो वी आर डन विद द इनकम स्टेटमेंट गाइज। और अब हम समझते हैं कि ये एग्जाम में कैसे टेस्ट हो सकता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल स्टेप वर्सेस सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, फिर और कौन सी चीज़ क्लासीफाई होगी, कहाँ पे ऑपरेटिंग में जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग में जाएगी, कौन सी चीज़ रेवेन्यू है, कौन सी चीज़ गेन है, फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का कैसे ट्रीटमेंट होता है, इंट्रा पीरियड टैक्स एलोकेशन जिसका कैलकुलेशन मैंने बहुत अच्छे से बता दिया वो पूछ सकते हैं। देन ईपीएस प्रेजेंटेशन, अर्निंग पर शेयर का प्रेजेंटेशन कैसे होगा। हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि ईपीएस शुड बी शोन ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एग्जामिनर ट्रैप्स एंड कॉमन स्टूडेंट्स मिस्टेक्स, दीज गो हैंड इन हैंड। मतलब जो एग्जामिनर ट्रैप डालेगा, जहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वहीं पे स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक करते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग इनकम वर्सेज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में कन्फ्यूजन होना। देन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन ऑपरेटिंग, वो जबकि इंक्लूड नहीं होता है ऑपरेटिंग इनकम में। देन मिक्सिंग गेन विद रेवेन्यू, गेन अलग है, रेवेन्यू अलग है। गेन कहाँ से आता है? फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज़। रेवेन्यू कहाँ से आता है? फ्रॉम कोर एक्टिविटीज़। देन नॉट शोइंग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नेट ऑफ टैक्स, ऑलवेज रिमेंबर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को नेट ऑफ टैक्स दिखाते हैं। देन इग्नोरिंग इंट्रा पीरियड टैक्स एलोकेशन, हर टैक्स जो एक साल का हो उसको कैसे एलोकेट करते हैं? सबसे पहले कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में जाता है, फिर बचा हुआ प्रोपोर्शनेटली जाता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में और ओसीआई में। देन इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूड आइटम्स इन कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूड आइटम को कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में दिखा देना, ये सारी गलती करना। फिर स्टूडेंट्स क्या क्या मिस्टेक करते हैं? ट्रीटिंग ऑल इनकम एज रेवेन्यू, सारी इनकम को रेवेन्यू नहीं ट्रीट करना है। देन गेन्स नॉन ऑपरेटिंग है, ये ध्यान रखना है। देन टैक्स को करेक्टली अपने आप को ट्रीट करना है। देन इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस इन द मेन इनकम, ये यहाँ पे जो पॉइंट था। देन नॉट अंडरस्टैंडिंग दी अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस का एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो वो समझ के रखो कि अक्रूवल बेसिस हम लोग हमेशा अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम में कभी फंसो तो क्या टिप है हमारी, कैसे हमें चीज़ें याद रखनी है। तो पहली बात तो वाई इज़ सेलिंग अ मशीन नॉट रेवेन्यू बट अगेन, आस्क योर सेल्फ इज़ दिस अ पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, इफ़ येस रेवेन्यू, इफ़ नो गेन लॉस। कोई एक ट्रांजैक्शन आपको एग्जाम में दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसको बताओ ये रेवेन्यू है या गेन है, तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये मेरे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है? इफ़ येस देन इट विल बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। क्या ये मेरे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में नहीं आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा? गेन जाएगा। बेस्ट एग्जांपल मैंने आईफोन का लिया था, मैं आईफोन खरीदती बेचती थी, तो आईफोन का बेचना एक रेवेन्यू हुआ, बट वहीं में अगर एक ओल्ड मशीनरी, ओल्ड फर्नीचर को मैंने बेचा तो वो कहाँ जाएगा? वो हमारे गेन में जाएगा। फिर कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हमें याद रखना है और जिनको हमें समझ के रखना है, वो ये सारे हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रख के समझ के रखना है। देन क्वेश्चन टाइप्स टू एक्सपेक्ट, क्या क्या क्वेश्चन टाइप्स हैं? MCQs, केस बेस्ड क्लासिफिकेशन, फुल इनकम स्टेटमेंट प्रिपरेशन, एडजस्टमेंट विद टैक्स, थियरी क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं। पहली बात तो सारे के सारे MCQs हो सकते हैं या तो सिनेरियो बेस्ड, जो कि हमारा वैसे सेक्शन को हटा के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, वो कुछ उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये रहा हमारा इनकम स्टेटमेंट का वीडियो हिंदी में। इसका इंग्लिश में वीडियो भी मैं डाल दूँगी यूट्यूब पर। और अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन और रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच।